नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम आज स्वरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम वर्णमाला के अंतर्गत इन सब चीजों की चर्चा कर रहे हैं। और आज स्वर तथा स्वर के विभेदों के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न के पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है इस RWA के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको आपके भविष्य निर्माण के लिए सही गाइडेंस और सटीक कंटेंट दिया जाता है। कैसे हो आप सब, एक बार मुझे बताओ। आपकी प्यारी प्यारी स्माइल देखने के लिए मेरी अखियां तरस गई हैं। आपकी स्माइल मुझे दिखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्कार, जल्दी से आ जाइए। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्माइल दिखनी चाहिए सबकी एक तरफा। और कॉन्सेप्ट आज इस तरह से समझाए जाएंगे। आपने कल वाली वीडियो पे भी बहुत प्यार दिया, बहुत आपने सराहा, और मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और आप निश्चिंत रहिए, आपके एक एक क्वेश्चन की जिम्मेदारी हिंदी में मेरे पास है, और आपके पूरे पेपर की जिम्मेदारी में एक एक क्वेश्चन जो है उसकी जिम्मेदारी पूरी RWA टीम के पास है। आप बिल्कुल सही जगह हैं, ये बात का आप विश्वास रखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारी स्माइल देख के मजा आ गया छोरे। हाँ, तो ये आप देखो यहाँ पर क्या है, ये पार्ट 3 है हमारा। और आज आपको बताया है कि हमारा डेमो सेशन चल रहा है, जिसमें 12 तारीख से क्लास चली थी, 13 और आज 14। हाँ, आज मकर संक्रांति का भी एक महापर्व है, महाउत्सव है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में एकादशी भी आज है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर आप चीजों को समझिए कि 12 तारीख का डेमो डन हो चुका है, 13 का भी डन हो चुका है। आज 14 तारीख, यानी ये आपकी क्लासेस जो डेमो क्लासेस हैं, ये अंतिम दिन है जब आप इनको YouTube पर देख पा रहे हैं। अब आपको ये क्लासेस, यानी कल से ये क्लासेस YouTube पर नहीं होंगी, ये क्लासेस सीधे जाएंगी अब एप्लीकेशन पर, और ये तीनों दिन की क्लासेस भी वहां पर अपलोड हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जर्नी और हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत यूं ही बनी रहे, और हम कहां जाएं, हम सीधे कल मिलते हैं आपके RWA एप्लीकेशन पर। आप देखो कि आज के बाद इसका मूल्य 799 हो जाएगा, परंतु आज रात 12 बजे तक आप चाहें तो 639 रुपए में इसे अपना बना सकते हैं, और हमारा मिलना हो सकता है, हमारी तैयारी बहुत बढ़िया हो सकती है। कैसे आप इसको ले सकते हैं, तो ये दीवानजी 2, ये RWA एप्लीकेशन है, इस पर जाएंगे तो यहीं पर ये है, ये आपका स्लाइडर लगा दिख जाएगा। या तो इसको क्लिक करो, सीधे यहाँ पहुंचोगे, या पेड क्लासेस में जाकर के आप यहाँ पहुंच सकते हैं। बाय नाउ, देन अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन में UPP 20 डालना है। जैसे UPP 20 डालेंगे तो डालते ही ये 639 का हो जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका टाइम टेबल है, ये आपको पता लग गया होगा। सुबह 9 बजे हिंदी चल रही है, 10 बजे रीजनिंग, 11 बजे मैथ्स, 1 बजे पॉलिटी, देन हिस्ट्री चलेगी। उसके बाद 3 बजे पहले ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स चलेगी, और उसके बाद शाम 5 बजे पहले UPG के, देन कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, और शाम को 6 बजे स्टैटिक GK चल रही है। तो यहां तक हम चीजों को समझ चुके हैं, देख चुके हैं। हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट चल रहा है वर्णमाला का। हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वर्णमाला का। बहुत गंभीरता से आज मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजों को आप समझें। पेपर में कभी भी आप चीजों को गलत नहीं करेंगे, और लेवल जो है वो सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो यहां पर खड़ा रहेगा। मैं एक्चुअली में बोलने कुछ और वाला था। लेवल हम एग्जाम के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं कि एग्जाम में हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे, भले ही एग्जामिनर किसी भी टाइप का पेपर आपका बना ले। तो आपको नई नई चीजें भी जानने के लिए मिल रही होंगी। तो यहां पर वर्णमाला में हमने स्वरों के बारे में जानना शुरू किया था। और स्वर क्या हैं, तो हमने जाना था कि स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमको किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, या जिनके उच्चारण में जो वायु है वो क्या है, वो सीधे मुख से बाहर निकलती है, कहीं पर अटकती भटकती नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आज हम एक काम करने वाले हैं, हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? स्वरों का वर्गीकरण। और बहुत मजा आएगा आपको। इसी में सबसे ज्यादा बच्चों को अटकन भटकन कहां पर होती है, तो अटकन भटकन सबसे ज्यादा होती है समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत में। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, कक्षा के अंतिम तक जाते जाते हम उस चीज को भी देखेंगे। और आज आपको मैं एक यूनिक तरीके से
चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अटकन भटकन यही होती है। हाँ, संस्कृत का एक श्लोक भी सुनाएंगे, चिंता मत करो, मजा आ जाएगा आपको। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। आप मेरे साथ चीजों को नोट करते जाएं। यद्यपि आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी और हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलेगी, पर अपने नोट्स की बात अलग ही होती है। स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों के जो वर्गीकरण है बाबू, इसके बहुत सारे आधार हो सकते हैं, अलग अलग आधार इसके हो सकते हैं, परंतु 4 ही प्रमुख आधार इसके माने जाते हैं। पहला आधार जो माना जाता है वो माना जाता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में, किसमें? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वर, 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 समय के आधार पर स्वर। ये जो उच्चारण का समय होता है, इसी को मात्रा कहा जाता है, इसी को काल कहा जाता है। अभी जब हम जाएंगे तब इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो इसको यहां पर, जिससे आपको भ्रम ना हो, तो इसको मात्रा या काल भी आप लिख लें, जिससे आपको इंडिकेशन मिलता रहे। दूसरे नंबर पर ये आपका आ जाता है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा, जिह्वा ये है, ह के साथ व जोड़ेंगे। जिह्वा के, जिह्वा यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। कि आप जब स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, जब आप स्वर को बोल रहे हैं, तो आपकी जीभ का कौन सा हिस्सा उसके उच्चारण में सहयोग कर रहा है। तो जीभ के, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर। तीसरा है आपका, तीसरा है मुख आकृति, मुखाकृति है ना, मुखाकृति है ना, मुखाकृति, मुखाकृति बाद में लिखेंगे। ओष्ठाकृति, 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 ओठ, होठों की बनावट के आधार पर, होठों की, ओष्ठाकृति मतलब होठों की बनावट, के होठ कैसे हो जाते हैं, होठों की बनावट के आधार पर स्वर, होठों की बनावट के आधार पर स्वर, होठों की बनावट के आधार पर स्वरों की चर्चा यहां पर हो रही है। और चौथा सबसे बड़ा है मुखाकृति के आधार पर स्वर। क्या है बाबू? मुखाकृति, मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर, मुखाकृति के आधार पर स्वर। ये 4 प्रमुख हमारे आधार माने जाते हैं। मुखाकृति यानी कि मुख खुलने के, मुख कितना खुलेगा, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर, आधार पर। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहां पर और चीजों को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। हर एक छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा, जिस जहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अरे एक मिनट दोस्तों, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? चलो, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं उच्चारण में, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर, आधार पर, या मात्रा या काल के आधार पर, या मात्रा या काल के आधार पर, आधार पर, मात्रा या काल के आधार पर स्वर, मात्रा या काल के आधार पर स्वर। तो सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर पकड़नी है कि मात्रा क्या चीज होती है। देखो, मात्रा जो शब्द है, इसके बहुत सारे मायने हमारे हो सकते हैं, अगले पेपर पे समझाता हूं मैं आपको। यहां पर हमने लिखा मात्रा, मात्रा, तो मात्रा के 3 मायने यहां पर हो सकते हैं, मात्रा के 3 मायने यहां पर हो सकते हैं। पहला तो क्या है कि स्वरों का रूप है, ठीक है, स्वरों की मात्रा। पहला तो क्या हो सकता है? स्वरों की मात्रा हो सकती है, यह आपने देखा है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है क्वांटिटी के अर्थ में जाता है। क्वांटिटी बोलते हैं ना, मात्रा, कि क्वांटिटी कितनी है, मात्रा के अर्थ में जाता है। और तीसरा यह काल, यानी कि समय की
इकाई के अर्थ में जाता है, समय की इकाई के अर्थ में, समय की इकाई के अर्थ में, समय की इकाई के अर्थ में। यानी पहला स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा कैसे लगती है, जैसे आ का डंडा लग गया, जैसे ऊ लग गया, बड़ा ऊ लग गया, छोटी ई लग गई, बड़ी ई लग गई, इस टाइप से। और क्वांटिटी मतलब भाई कितनी मात्रा में चीजें मिल रही हैं, दूध मिल रहा है, ये इत्यादि इत्यादि। और यहां पर काल या समय की यूनिट के आधार पर, यानी कि समय को मापना, समय को मापना, समय को मापना। तो यहां पर हमारे लिए मात्रा का क्या अर्थ निकलता है, यहां पर हमारे लिए मात्रा का अर्थ निकलता है काल या समय की इकाई, क्योंकि यहां पर लिखा भी है। तो आपको मैं एक बात बता करके चलता हूं बाबू, एक मात्रा को आपको 1 सेकंड मान करके चलना है। क्या मान के चलना है, 1 सेकंड मान करके चलना है, क्योंकि यहां पर भी तो क्या लिखा है, यहां पर भी लिखा है उच्चारण में लगने वाला समय। तो उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मात्रा में मापा जाता है। और एक मात्रा को लगभग हम 1 सेकंड मान करके चलेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। गंभीरता से मेरी तरफ देखें और गंभीरता से मेरी तरफ जानें। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले वो पूछेगा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, या मात्रा के आधार पर, या काल के आधार पर स्वर कितनी तरीके का है। तो आपको बोलना पड़ेगा इन आधारों पर स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं बाबू, 3 भेद हैं। और इन 3 भेदों को हम कैसे समझेंगे, हम लाइन बाइज लाइन नहीं लिखेंगे, हम थोड़ी सी कलाकृति इसमें दिखाएंगे, जिससे हमको पढ़ने में खूब आनंद का अनुभव होवे। ठीक है, ये हम इधर लेकर के जाएंगे। ये आ गया हमारा सबसे पहला इसमें कौन सा है, सबसे पहला है इसमें ह्रस्व स्वर। बहुत ध्यान से देखना है, सबसे पहला है इसमें ह्रस्व स्वर। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, ह्रस्व स्वर है। दूसरा इसमें आ जाता है दीर्घ स्वर। क्या आ जाता है बाबू, दीर्घ स्वर हमारा आ जाता है। और तीसरे नंबर पर बिटवा इसमें आ जाता है प्लुत स्वर। क्या आ जाता है, प्लुत स्वर आ जाता है। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए, कि भाई कितने स्वर हैं, तो 3 स्वर हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। तो इन तीनों को आपको बता देना है। यद्यपि ये जो प्लुत स्वर है इसका इस्तेमाल हिंदी में ना के बराबर होता है, और यह स्वर संस्कृत का स्वर है। किसका है, संस्कृत भाषा में इस स्वर की बात होती है, संस्कृत का ये स्वर है। हिंदी में तो ना के बराबर ही इसकी चर्चा होती हुई देखी जाती है। अब यहां से झड़ी लगती है क्वेश्चंस की कि इनके अन्य नाम क्या क्या हैं, क्योंकि ह्रस्व स्वर को केवल और केवल ह्रस्व स्वर नहीं कहा जाता। आपसे पूछा जाएगा कि मूल स्वर किसको कहते हैं, तो हम एक पॉइंट वाइज चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार थम्स अप करके बताओ। अभी अगर कोई कॉन्सेप्ट में जरा सी कोर कसर हो तो अभी क्लियर हो जाएगा, जब मैं बुलवा करके दिखाऊंगा एक एक चीज समझ में आ जाएगी। एक बार थम्स अप करके बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, गंभीरता से समझते जाओ। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं। कॉन्सेप्ट जितने प्यार से समझोगे उतना प्यार से समझ में आएगा। सबसे पहले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे हैं दीर्घ स्वर, तीसरे हैं प्लुत स्वर। बहुत बढ़िया। इनके अन्य नाम पूछेगा कि भाई इनके अन्य नाम क्या हैं, तो आपको इनका हर एक नाम पता होना चाहिए, हर एक नाम, क्योंकि वो कुछ भी करके पूछ सकता है। मान लिया आपने पेपर में जाना है कि मैंने यहां पर पढ़ा दिया आपको कि ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है, अभी सब समझ में आएगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी कल की तरह, परसों की तरह। बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आपसे पेपर में पूछेगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, आप बता दोगे 4। बट अगर आपसे पूछ लिया कि भाई मूल स्वरों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछ लिया मूल स्वरों की संख्या कितनी है, पूछ लिया क्या कि मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, या ह्रस्व स्वर की जगह बोल दिया उसने कि लघु स्वर कितने हैं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा बाबू, आपको बोलना पड़ेगा 4 हैं। क्योंकि ह्रस्व स्वर भी इसे ही कहते हैं, मूल स्वर भी इसे ही कहा जाता है, लघु स्वर भी इसे ही कहा जाता है। और अब आप बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ह्रस्व स्वर होता क्या है, तो आपको स्पष्ट रूप से एक प्यारी सी परिभाषा यहां पर लिख देनी है कि ह्रस्व स्वर
वे स्वर होते हैं, ध्यान से सुनना है, ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं, वे स्वर जिनके, वे स्वर जिनके, वे स्वर जिनके उच्चारण में, क्या है बाबू, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, उच्चारण क्या होता है अंग्रेजी भाषा में, इसी को बोलते हैं प्रोनंसिएशन। उच्चारण का मतलब बोलना, उच्चारण का मतलब क्या है, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, माही बोलना, ये वो वाला नहीं है, ये अलग है। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, यानी बोलने में लगने वाला समय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनके उच्चारण में, ध्यान से, एक मात्रा का समय लगता है, क्या लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, क्योंकि उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा में माप रहे हैं, और मात्रा इक्वल टू 1 सेकंड आप मान करके चल सकते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उनको हम क्या कह रहे हैं बेटा, उनको हम कह रहे हैं आपके ह्रस्व स्वर। और आपसे ये पूछेगा कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और कितने हैं, तो आपको बता देना है ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। कितनी, ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4, लघु स्वरों की संख्या है 4। ये कौन कौन से हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा आपका अ, आपका ई, आपका उ, और आपका जो री है, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। ये क्या हैं, आपके ह्रस्व स्वर हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, खेल शुरू होता है यहां से। ह्रस्व स्वरों के अन्य नाम मूल स्वर, लघु स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, तो वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ है, ई है, उ है, री है। और क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इस आधार पर इनका एक नाम और भी है, इनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इनको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। यह भी इसका एक अन्य नाम है, यह बात आप जान लीजिए। अब अगर ह्रस्व स्वरों से कोई भी क्वेश्चन आया, तो इस छोटे से फेज से बाहर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मेरे साथ एक काम करो, मेरे साथ बोलो अ, बोलो मेरे साथ, प्लीज बोलो मेरे साथ, जय हिंद तो बोलना ही है, बोलो मेरे साथ, अ, ई, उ, री। आपने नोटिस किया, ये लगभग एक मात्रा में उच्चारण पूरा हो रहा है। अ, ई, ये ई नहीं है, ये ई है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, या जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब हम चलेंगे कहां पर, अब हम चलेंगे दीर्घ स्वरों पर क्योंकि हम यहां पर लिख नहीं सकते, तो हम अगले पेपर पर चलेंगे। और जब मैं दीर्घ स्वर आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, उसी के साथ आपको ह्रस्व स्वर और ज्यादा उभर करके आएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहीं पर हम लिखते हैं साइड में, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा यहां पर। हाँ, देखो ध्यान से, बहुत प्यार से चीजों को देखो, बहुत प्यार से चीजों को समझो। चीजें कई बार बहुत अच्छी लगती हैं, पर उनके साथ मेहनत बहुत करनी पड़ती है। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है हमारा, दीर्घ। और दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। अगर यहां पर पूछा जाएगा कि इसके अन्य नाम बताओ, तो बाबू ये अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से PYQ भर भर के आते हैं। क्या है, यहां से PYQ भर भर के आते हैं, इन अन्य नामों से, इन अन्य नामों से PYQ भर भर के आते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। हाँ, दीर्घ स्वर, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार मेरे बच्चों, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, आपके साथ पढ़ने पढ़ाने में, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मजा आ गया। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है। इसके अन्य नामों में आपको सबसे पहले याद रखना है कि इनको गुरु स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहा जाता है। गुरु मतलब लघु है, तो वहां पर गुरु है। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। तो अगर ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहते हैं, तो दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है, गुरु स्वर कहा जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको मैं बताने जा रहा हूं, इनको संधि स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, संधि स्वर कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे पूछेगा संधि स्वर कौन से होते हैं, तो संधि स्वर का मतलब दीर्घ स्वर है। और इन्हीं को आपका संयुक्त स्वर बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, इन्हीं को संयुक्त स्वर बोला जाता है। ये तीनों के तीनों नाम आपको
बहुत अच्छे से ध्यान रख लेने हैं। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या है? यहां पर अगर हम साइड में लिखें, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल, यानी कि ये मेल होने से बने हैं। और संयुक्त का मतलब भी क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि ये जुड़ करके बने हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो संधि का मतलब मेल और संयुक्त का मतलब जुड़ना, तो ये जुड़ करके मिल करके बने हैं, इसलिए इनका नाम संधि स्वर और इन्हीं का नाम संयुक्त स्वर है। अगर अब इसकी परिभाषा पर हम जाएं तो यहां पर एक एक चीज आपकी और क्लियर होती चली जाएगी। तो हम सीधे लिखेंगे कि दीर्घ स्वर वे स्वर हैं, दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना, ह्रस्व स्वर से दो गुना, ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है। जितना समय उनको बोलने में लगता है उनसे दो गुना समय यहां पर लगता है। और वहां पर एक मात्रा का समय लगता है, तो यहां पर आप ये बात भी कह सकते हो कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, या आप बोल सकते हो इसकी एक और परिभाषा में कि जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में क्या लगता है? दो मात्रा का समय लगता है। दो मात्रा का समय लगता है। दो मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है बाबू? दो मात्रा का समय लगता है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक नाम आपका और तैयार हो गया है यहां पर कि दो मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा इक्वल टू 1 सेकंड, दो मात्रा इक्वल टू 2 सेकंड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस आधार पर एक अन्य नाम और तैयार हो गया, इनको द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इनको द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। यह एक अन्य नाम और भी इनका तैयार हो गया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? दो मात्रा का समय लगता है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है। तो आपको सीधे सीधे बोल देना है कि टोटल कितने हैं? टोटल हैं 11, है ना भाई? टोटल तो 11 है, पेपर में तो 13 बताना है क्योंकि वो अंग और अ को जोड़ रहा है। अब टोटल कितने हैं वहां पर हम 4 करियाए दीर्घ ह्रस्व स्वरों में, तो यहां पर हमको 7 बता देने हैं। और ये 7 कौन कौन से हैं मेरे बाबू? तो आपको ध्यान रखना है, ये आ है, ये ई है, ये ऊ है, ये आपका ए है, ये आपका आई है, ये आपका ओ है, और ये आपका औ है। क्या है बाबू? ये आपका औ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनके उच्चारण में क्या होता है? इनके उच्चारण में पेपर में क्वेश्चन, ये वाला भी आपका क्वेश्चन है, वो पूछेगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, गुरु स्वरों की संख्या कितनी है, संधि स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, द्विमात्रिक स्वरों की संख्या। 5 नाम आपके हो गए। आपके पेपर से बाहर कैसे चला जाएगा? जा ही नहीं सकता। और क्यों कहते हैं वो भी मैंने बताया। अब मेरे कहने से आपको एक काम करना है प्यारे, आप एक काम करो, इनको बोल करके देखो मेरे साथ। आप बोलो आ, आप चाहकर भी इसको आ ऐसे नहीं बोल सकते। आ आ 1 सेकंड में इसको बोल ही नहीं सकते। इसको आपको एक मात्रा में उच्चारण होगा ही नहीं, आपको 2 मात्रा लेनी पड़ेगी। आ, ठीक है? ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ, 2 मात्रा आपको इसमें लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मैं एक चीज चाहता हूं, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं। हम एक एक स्वर लेते हैं, एक दीर्घ का लेते हैं, एक ह्रस्व का लेते हैं। तो पहले आप क्या लो? ह्रस्व का लो। हम ए और आ को लेते हैं। आप दोनों में अंतर महसूस करो कि दोनों के उच्चारण में कितना समय लग रहा है। आप बोलो मेरे साथ में अ, बोल दिया आपने अ, और यहां पर बोलो आप आ। जस्ट 2 गुना समय, जस्ट 2 गुना समय, पूरा का पूरा 2 गुना समय हमको यहां पर दिखाई देगा। आपने बोला अ, यहां पर बोलो आ। आपने बोला ई, आपने बोला ई, आपने बोला ऊ, आपने बोला ऊ। ठीक है?
फिर वहां पर तो 3 ही है, री का तो ऐसा कुछ है नहीं हिंदी में, तो आप देख सकते हैं ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय यहां पर लग रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी कि सर गुरु स्वर दीर्घ स्वर तो समझ में आ गए, संधि का मतलब बताया आपने मेल से, ठीक है, और संयुक्त का मतलब आपने बताया जुड़ने से। तो सर ये किसके जुड़ने से बने हैं, ये भी तो हमको बता दो, ये भी तो हमको सिखा दो। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल मैं सिखा देता हूं, मैं बता देता हूं। इसमें जो ये स्वर हैं आपके, इसमें जो ये वाले स्वर हैं, अगले पेपर पे चलते हैं, अगले पेपर पे चलते हैं। इसमें जो स्वर हैं ये आपके, ये ध्यान से देखो, ये जो आपका आ है, जो आपकी ये ई है, और जो आपका ये ऊ है, ये भी संयुक्त स्वर है, संधि स्वर है, आपको पता है। और जो आपका ये ए है, जो आपका ये आई है, जो आपका ये ओ है, और जो ये आपका औ है, इनके बारे में तो आप पहले भी जान चुके हो क्योंकि हमने उच्चारण स्थान में इनको देख लिया है। आ जो मिलकर के बनता है, आ जो मिलकर के बनता है बाबू, वो अ और अ के मिलने से बनता है, ये हो गया। ई जो बनता है वो ई और ई के मिलने से बनता है। देखो यही खेल हमको संधि में जिताएगा, यही खेल हमको संधि में जिता देगा। और जो ये बड़ा ऊ है, ये ऊ और ऊ के मिलने से बनता है। भाई कॉन्सेप्ट भी तो है ना, इसमें लग रही है 2 मात्रा और इसमें लग रही है 1 मात्रा, तो 1 और 1 कितना होता है 2, 1 और 1 कितना होता है 2, 1 और 1 कितना होता है 2। तो जो एक समान स्वरों के मिलने से बनते हैं वो संयुक्त स्वर हैं, परंतु उनको क्या कहा जाएगा, उनको सजातीय स्वर कहा जाएगा। सजातीय संयुक्त स्वर क्या कहा जाएगा बाबू, सजातीय। संयुक्त मतलब जुड़कर, और स्वर मतलब बने हुए स्वर, है ना। और सजातीय का क्या मतलब है, तो स उपसर्ग जो होता है आपका, इस स का मतलब है सहित, है ना, या समान, और जाति का मतलब होता है एक जैसे, है ना, जाति का मतलब एक जैसे। तो एक समान जाति के स्वरों से निर्मित स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। ए और ए एक ही बिरादरी के हैं, ई और ई एक ही बिरादरी के हैं, ऊ और ऊ एक ही बिरादरी के हैं। उनसे जिन स्वरों का निर्माण हुआ वो आपके सजातीय संयुक्त स्वर कहलाए। जबकि अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से बात पता होगी कि ए का निर्माण अ और ई के मिलने से होता है, आई का निर्माण अ और ए के मिलने से होता है, ओ का निर्माण अ और ऊ के मिलने से होता है, और औ का निर्माण अ और औ के मिलने, अ और ओ के मिलने से होता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये वाले जो स्वर हैं ये भी आपके संयुक्त स्वर हैं, परंतु ये विजातीय स्वर हैं। क्या है, विजातीय संयुक्त स्वर हैं। कौन से हैं बाबू, विजातीय संयुक्त स्वर हैं, विजातीय संयुक्त स्वर हैं। और आपको पता होना चाहिए ये स उपसर्ग है जिसका मतलब है समान, और यहां पर आपका जो ये वी है ये भी उपसर्ग है और इसका मतलब होता है अलग, इसका मतलब होता है भिन्न, है ना, पृथक। तो जो पृथक पृथक जाति के स्वरों से मिलकर बने स्वर हैं वो विजातीय संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और जो एक समान जाति के स्वरों से मिलकर बने स्वर हैं उनको सजातीय संयुक्त स्वर कहा जाता है। इज दैट क्लियर, बताओ। हाँ, विजातीय। तो संयुक्त स्वर में भी सजातीय और विजातीय आपके कहलाएंगे। इज दैट क्लियर, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या? कोई बोल रहा है कि सर अपनी कास्ट बताओ? मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। मेरा तो एक ही मानना है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तलवार का मोल करो, म्यान का क्या करना है। जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, नो डाउट। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं कि नो डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। तो दीर्घ स्वरों से जितने भी प्रश्न आएंगे लाडले प्यारे, वो इससे बाहर नहीं जा पाएंगे, यह बात आप पक्की मान करके चलिए। तो अब ये भी हमारा हो गया, दीर्घ स्वर भी हो गया, इसके नाम भी हो गए। अब रह गया हमारा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर को हम आगे ही बताते हैं, आगे ही दिखाते हैं, जिससे हमको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, प्लुत स्वर को थोड़ा सा देखें और समझने का प्रयास करें। प्लुत स्वर को थोड़ा देखने का प्रयास करें। अब प्लुत स्वर जो है इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह ह पहले होता है न, और वो अलग होता है।
तो चिन्ह इसका कुछ ये एक वर्तुल रेखा होती है, या आपने देखा होगा कि इसको ऐसे भी करके लिखा रहता है, ये 3 की जैसी आकृति रहती है, पर ज्यादातर आपने आज तक इसको ऐसे पढ़ा होगा। तो प्लुत स्वर सीधे सीधे एक बात रहती है कि प्लुत स्वर वह स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जिसके उच्चारण में जिसको बोलने के लिए 3 सेकंड लगते हैं, 3 मात्रा का समय लगता है, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है बाबू? 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको हमारा प्लुत स्वर कहा जाता है। और इसकी एक परिभाषा और भी है कि वह स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना, बात तो सेम ही बैठेगी, जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना, ह्रस्व से 3 गुना तो हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पर 1 मात्रा है, यहां पर 3 मात्रा है। ह्रस्व से तिगुना और दीर्घ से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ से 2 गुना तो नहीं बोला जाएगा, ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। ये बात सबसे सही है, ये आपको लिखना सही है। दीर्घ से अधिक समय लगता है, ऐसे लिखा जा सकता है। और दीर्घ से अधिक समय लगता है, क्योंकि अगर 2 गुना लिख दिया तो 4 मात्रा का समय थोड़े लगता है, अधिक समय लगता है। इस सेकंड वाली को आप याद रखें या ना रखें, पर पहले वाली आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि इसके उच्चारण में क्या होता है बाबू? इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, और 3 मात्रा का समय लगने के कारण इसको त्रैमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रैमात्रिक स्वर। यह भी आपको नाम याद रखना है कि प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। यह इसी का अन्य नाम है। यह क्या है? यह इसी का अन्य नाम है। जैसे मैं आपको समझाऊं, और ज्यादातर ये कहां पर प्रयोग होता है? संस्कृत का स्वर है, तो इसका उदाहरण आप देखिए, इसका उदाहरण आप समझिए। शब्द है उदाहरण, ना कि उदाहरण। उदाहरण नहीं होता है, बोल दो इसके उदाहरण दो, उदाहरण नहीं, उदाहरण दो। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे हम ओम को लिखते हैं, तो ये तो हमने लिखा यहां पर ओम, परंतु अगर इसको लिखना हो कैसे, अगर इसको खोल करके लिखना हो तो हम हमेशा कैसे लिखते हैं? ओम। तो ये जो खिंचाव है यही प्लुत स्वर है। जैसे हम लिखते हैं राम, तो राम नाम का उच्चारण भी करते हैं लोग, तो राम नाम के उच्चारण में भी ये आता है राम। तो ये जो खिंचाव है यही प्लुत स्वर है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, यही प्लुत स्वर है। आपने ओम को ऐसे भी लिखा देखा होगा, आपने ओम को ऐसे भी लिखा देखा होगा, ओम, ऐसे। तो अगर ऐसे लिखा है, इतना भी लिखा है, तो ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये और ये बराबर है। आप इसको पढ़ते होंगे ओइम लिखा है, पर ये ओइम नहीं लिखा होता, ये ई थोड़ा ही है, ये ओम लिखा है। ज्यादातर आपने इसको कहां लिखा देखा होगा? जैसे जो महर्षि दयानंद ने परंपरा चलाई आर्य समाज की, तो जो लोग आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं उनमें बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो वहां पर उनके पास इस तरह से ओम लिखा रहता है। ये चीज आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। तो ये हो गए हमारे प्लुत स्वर। तो ये हमारा हमने जाना बहुत अच्छे से कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा या काल के आधार पर स्वर क्या हैं और कितनी तरीके के हैं, बहुत अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां तक कुछ डाउट है? यस और नो, और स्माइल के साथ डाउट आना चाहिए। हाँ हाँ बाबू, सजातीय और विजातीय स्वर जो हैं, अब अगर हम ऐसे भेद करने में जाएंगे ना स्वरों के, तो 6-7 भेद हो जाएंगे। वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग रहते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वाह, नो डाउट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? आप अच्छी सूरत हो सब, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। हाँ, अच्छी सूरत, तो अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं होती है, उसको ये बिंदी लिपस्टिक पाउडर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, वो सादगी में भी अच्छी लगती है।
ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने कौन से लिखे थे? दूसरे नंबर पर हमारे द्वारा लिखे गए थे जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। तो आप इसको बहुत बेहतरीन ढंग से देखें और बहुत अच्छे से समझें। यह है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा किसको कहते हैं? जिह्वा कहा जाता है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर जो हैं वो कितनी तरह के हैं? तो यहां पर भी आपको बोलना पड़ेगा कि जिह्वा के आधार पर भी स्वर जो हैं उसके 3 भेद होते हैं। भेद को ही प्रकार कह देते हैं, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। अब एक काम करते हैं, जीभ बनाते हैं। क्या करते हैं? जीभ बनाते हैं। किसकी जीभ बनाएं? लड़कों की जीभ बनाएं कि लड़की की जीभ बनाएं? बताओ, किसकी जीभ बनाएं? मेल की बनाएं, फीमेल की बनाएं? बताओ। हाँ हाँ, कोई कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, सजातीय विजातीय। मैंने नाम अलग से बताया बाबू, इसमें हम जाएंगे तो इतना बड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, आप पागल हो जाएंगे। किसकी बनाएं? अच्छा, गर्ल्स की जीभ बनानी है, मेरे को पता ही था तुम उनकी बनवाओगे। तो भाई साहब, उनकी होती है पतली जीभ, क्योंकि लपर लपर बहुत चलती है ना, ये ऐसी जीभ होती है उनकी, पट 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 चलती रहती है, खूब चलती है। लड़कियां बुरा ना माने, होली है। तो ये जीभ हमारी बन गई है। तो आप ये देखो, ये जीभ का अग्रभाग, ये जीभ का मध्य भाग और ये जीभ का पश्च भाग क्या है? आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये है जीभ का पश्च भाग। पश्च मतलब पिछला, ये है मध्य भाग। ये क्या है बाबू? ये मध्य भाग है। और ये है अग्रभाग। ये क्या है? अग्रभाग है। सामने अगर मैं लिखूं यहां पर कि पश्च का मतलब होता है पिछला, पश्च का मतलब क्या होता है? पिछला, ठीक है। मध्य का मतलब होता है बीच का, केंद्रीय, बीच, बीच का। और अग्र का मतलब होता है अगला। तो इन आधारों पर 3 जगह स्वर को बांटा जाता है। बहुत गंभीरता से देखें। अगर एक काम कर लें, आपकी इजाजत हो, तो हम इसको ऐसे ही एक डायग्रामेटिक वे में ही चीजों को समझें और जानने का प्रयास करें। सबसे पहले हमने एक लाइन यहां पे खींची, दूसरी हम यहां पे खींच देते हैं और तीसरी हम यहां पे खींच देते हैं, जिससे हमको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं बाबू अग्रस्वर। कौन से लिखते हैं? अग्रस्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर ये 3 तरह के हैं। अग्रस्वर हैं, दूसरे आपके यहां पर मध्य स्वर हैं। कौन से हैं? दूसरे आपके यहां पर मध्य स्वर हैं। और तीसरे बाबू आपके यहां पर पश्च स्वर हैं। कौन से हैं? पश्च स्वर हैं। इस तरह से चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। देखो, अगर आप चीजों को ऐसे लिख रहे हो, बिल्कुल लाइन टू लाइन लिख रहे हो, तो लाइन टू लाइन लिखने से ना क्या होता है, लाइन टू लाइन लिखने से चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं, और वो चीजें समझ में नहीं आती, वो चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। और अगर आपको वैसे ही लिखना है तो किताबें भरी पड़ी हैं उस तरह से लिखने के लिए। तो आपको स्पष्ट रूप से यहां पर जितना ज्यादा डायग्रामेटिक वे में, जितना ज्यादा एक रचनात्मक ढंग से चीजों को लिखने पढ़ने का, नोट्स बनाने का तरीका आएगा, आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करेगा और आपको चीजें याद भी बहुत लंबे समय तक रहेंगी और समझ में भी आएंगी। तो अग्रस्वर किसको कहते हैं? अग्रस्वर, अग्रस्वर वे स्वर हैं, मैं परिभाषा भी लिखवा रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वे स्वर हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग होता है। जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग होता है, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग होता है, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग होता है, जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग होता है, जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग होता है, वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके अग्रस्वर कहलाते हैं। यह बात आप ध्यान रखें। हाँ, 3 नंबर रिपीट। क्या रिपीट करना है बाबू, बताओ? अभी रिपीट कर देते हैं। अभी रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो जिनके उच्चारण में जीभ का ये वाला हिस्सा, कौन सा? ये अगले वाला हिस्सा, ये वाला यूज होता है, तो ये आपके अग्रस्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या पूछता है, कई बार आपसे पूछेगा कि इनकी संख्या कितनी है। क्या पूछेगा? कि इनकी संख्या कितनी है, तो आपको बोलना पड़ेगा इनकी संख्या है 4। इसमें आ जाता है आपका ई, आपका ई, आपका ए और आपका आई, क्योंकि ए और आई में आपका ई होता है, ये बात आपको पता है। आप एक काम करो मेरे कहने से,
मेरे कहने से आप एक काम करो, इन चारों को बोल करके देखो। सबसे पहले मेरे साथ बोलो ई। क्या बोलो? ई। बोलना एक बार, ई। अब एकदम ई, ये ऐसे नहीं करना है, ई बोलना है, ई नहीं बोलना है, ई। आपने बोला ई, फिर आप बोलिए ई, आप बोले ए, आप बोलिए आई। तो आपको जीभ के अगले हिस्से पर ये थोड़े से महसूस होंगे, बोले जाते हुए महसूस होंगे। क्या? ई, ई, ए, आए, है ना? ये एकदम जीभ के अगले हिस्से पर आपको बोले जाते हुए महसूस होंगे। तो क्योंकि एक दिमाग कैसे याद रखना है, याद कैसे रखना है, तो कोई ट्रिक नहीं बनानी है कि ई और ई, ए और आई बोले जाते आगे से, ए और आ, पी और, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। कैसे याद रखा जा सकता है? ई और ई, ए और आई बोले जाते आगे से, ये हरियाणवी ट्रिक हो जाएगी। तो ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता लग गया कि अग्रस्वर आगे से जिनका उच्चारण हो रहा है, तो ई अगर आ गया तो स्वाभाविक रूप से ए तो आना ही है, क्योंकि ए का निर्माण अ और ई के मिलने से होता है। तो आपको थोड़ा सा गंभीरता से चीजों को याद रख लेना है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। हंसी मजाक भी क्लास में चलती रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि मन प्रसन्न रहता है तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। चलो, उसके बाद मध्य स्वर जो है, तो मध्य स्वर के बारे में आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि वे स्वर, क्या लिखना है? वे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है। ठीक है, जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है। थोड़ा सा ऊपर से लिखना था, चलो कोई बात नहीं। जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको आपका मध्य स्वर कहा जाता है। और जीभ का मध्य भाग ये वाला है, ये बीच वाला हिस्सा है। मध्य स्वर का एक अन्य नाम भी है, इनको केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि आप बीच का कह रहे हो तो ये मध्य जो है ये केंद्र भी तो होता है। केंद्र कहाँ होता है? केंद्र बीच में ही तो होता है, तो केंद्र भी कहा जाता है। ये केंद्र बिंदु कहते हैं ना जिसको कहा जाता है, तो केंद्र भी कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी है? मध्य स्वर की संख्या केवल एक है, और ये है अ। क्या है? ये है आपका अ। क्या है? अ जो है ये आपका मध्य स्वर है, एक, केवल एक है। चार आपके क्या है? चार आपके अग्रस्वर हैं, ई, ई है ना, ई, ई, ए और ए। और मध्य स्वर में यानी बीच में जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, ये केवल एक है, और ये है आपका अ। आप बोल करके देखो, जैसे ही आप इसको बोलोगे तो जीभ में बीच में एक गहर सी महसूस होगी। जब आप बोलोगे, बोल के देखो, बोल के देखो मेरे भाई, बोल के देखो मेरे भाई, बोल के देखो और बताओ मुझे यस और नो, ये बात सही है कि नहीं है, ये बात क्लियर है? बोल के देखो। आपने बोला अ, आपने बोला क्या? अ बोला, तो जैसे ही आप बोलोगे अ, तो अ जीभ के पिछले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में ये आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे महसूस करो आप चीजों को आप महसूस करते हुए सीखोगे तो चीजें बहुत बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे। और अब अंतिम में अगर हम चलते हैं पश्च स्वर में, हाँ आपने यस और नो नहीं बोला, अच्छा यस बोल रहे हो, बिल्कुल सही, बहुत मजा आ रहा है। अरे बहुत मजा आएगा, अभी रुको मेरे साथ में, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज। स्पीड से कुछ लेना देना नहीं है, क्लास एक आध ज्यादा हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पेपर में खट्ट से लगेगा और नंबर टप से मिलेगा। जितने ज्यादा नंबर बढ़ते चले जाएंगे उतनी बढ़िया फोर्स मिलेगी, उतना ज्यादा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और जहां पर 37 क्वेश्चन का सवाल हो वहां पर बिल्कुल भी लापरवाही बरती नहीं जा सकती, कॉन्सेप्ट को एक एक को ढंग से समझाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं पश्च स्वर में। तो पश्च स्वर का मतलब क्या है? वे स्वर हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में, क्या लिखेंगे बाबू? जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग होता है, जीभ का पिछला, जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग होता है, जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग होता है, जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग होता है, बाद वाला हिस्सा प्रयोग होता है, वे आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी
चाहिए, ये ध्यान रख लेनी चाहिए। और पश्च स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप देख लो यहां पर 4 और 1 5 हो गए और अभी 6 बचे हुए हैं। परंतु जो री है ना, इसको बहुत सारे जो वैयाकरण है, जो री है, ऋषि वाला री है, इसको बहुत सारे वैयाकरण नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई ये स्वर है ही नहीं, क्योंकि ये र और री, र और ई के मिलने से बना हुआ है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखने को कहीं जगह नहीं मिलता है। तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से बोल देनी है कि जो पश्च स्वर हैं इनकी संख्या मानी गई है 5। और ये कौन कौन से हैं बाबू, तो इसमें आपका आ जाएगा, ये आपका बचा हुआ है आ, ऊ बचा हुआ है, बड़ा ऊ बचा हुआ है, उसके बाद आपका ओ भी यहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ आपका यहीं पर आ जाएगा, और आपका औ यहां पर आ जाएगा। तो आपका आ, ऊ, ओ और औ ये आपके पश्च स्वर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बोल के आप अगर देखो तो आपको चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। देखो आप बोल के देखो, आ पिया, अरे नहीं ये नहीं बोलना है, बस आ बोलना है। आ, जैसे ही आप आ बोलोगे जीभ पीछे की तरफ से थोड़ी सी ऐसे उठी हुई महसूस होगी, हल्की सी आ, एक पीछे उभार सा महसूस होगा, और उस उभार पर ही आपको आ बोलते हुए महसूस होगा। बोल के देखो, आ बोलो, आ तो पीछे जीभ के पिछले हिस्से में महसूस होता है कि नहीं होता है? यस और नो, काइंडली मेंशन, जल्दी बताओ। आ, आपने बोला आ, जीभ के पिछले हिस्से में महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद आपने बोला ऊ, तो पिछले हिस्से में, उसके बाद आपने बोला ओ, वहीं पर महसूस हो रहा है, और आपने बोला औ, पीछे महसूस हो रहा है, क्योंकि उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा ही प्रयोग होता है। तो इस आधार पर ये हैं आपके क्या, अग्रस्वर, ये हैं आपके मध्य स्वर, और ये हैं आपके पश्च स्वर। इज दैट क्लियर? एक बार थम्स अप और स्माइल के साथ बताओ कि गुरुजी ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमको समझ में आ गया है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमको समझ में आ गया है, हम भूलेंगे नहीं। हाँ, छठवां कहीं पर लगा देते हैं, ओ जो होता है डॉक्टर वाला, डॉल वाला, उसको लिख देते हैं, पर वो सर्वमान्य नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वाह मेरे शेरों। चलो तो इसी बात पे जब हमने बोला ही था, आ बोला था, तो कुछ सुना देता हूं मैं। जैसे एक नायक है तो अपनी नायिका को बुलाता है, नायिका अपने नायक को बुलाती है। अब हम यहां पर वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हिंदी का ही प्रयोग करेंगे। तो जब हम बोल रहे थे कि आ जो है वो पश्च स्वर है, तो आ पिया इन नैनन में पलक ढांप तो लूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहीं पर मैं आपको शब्दावली भी सिखाऊंगा। पलक ढांपना, पलकों को गिरने को निमीलन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। पलक जब गिरते हैं, बंद होते हैं, तो उसको निमीलन कहा जाता है, और जब पलकों को खोला जाता है तो उसको उन्मीलन कहा जाता है। तो उन्मीलन और निमीलन जो होते हैं ये विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। तो आ पिया इन नैनन में पलक ढांप तो लूं, ना मैं देखूं गैर को न तो है देखन दूं, काजर डारूं किरकिरा सुरमा सहा न जाए, और जिन नैनन में पी बसे उनमें दूजा कौन समाए। तो आ याद रखना है, पश्च स्वर आ पिया। चलो तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर। किस आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति होठों की बनावट के आधार पर, 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 होठों की बनावट के आधार पर जो स्वर हैं, होठों की बनावट के आधार पर, होठों की बनावट, ओष्ठाकृति का मतलब होठों की बनावट के आधार पर। तो स्वर कितने हैं बाबू? होठों की बनावट के आधार पर स्वर दो तरह के हैं, इसके दो प्रकार हैं, इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। पहला भेद इसमें कौन सा आ जाएगा? पहला भेद आ जाएगा वृत्तमुखी। क्या है बाबू? ऐसे चलेंगे बहुत शानदार तरीके से, थोड़ा सा ये गए, ठीक है, तो जगह खराब हो जाती है, थोड़ा और अच्छे चलेंगे, और स्लेंटिंग लाइन में जाएंगे, यहां से चलेंगे वहां, हाँ ठीक है। तो पहले नंबर पर आ जाता है वृत्तमुखी। क्या होता है? वृत्त। वृत्त किसको कहा जाता है? गणित में पढ़ते होंगे, वृत्त कहा जाता है सर्किल को। वृत्तमुखी या
वृत्ताकार, है ना, या वृत्ताकार। वृत्त किसको कहते हैं? वृत्त कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है सर्किल को, यानी कि जिसमें होठ गोल हो जाते हैं, होठ गोल हो जाते हैं। और दूसरे वाला कौन सा है प्यारे? दूसरे वाला है अवृत्तमुखी। अ मतलब नहीं, वृत्त मतलब सर्किल। तो जिसमें मुख जो है, होठ जो है, वो अ मतलब नहीं होते हैं, क्या? वृत्त नहीं होते। तो अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। तो अवृत्ताकार को दिखाने के लिए हम थोड़ी सी फैलावट का इशारा करेंगे, और वृत्ताकार को दिखाने के लिए हम गोलाई का इशारा करेंगे। ठीक है, यहां पर ऐसे गोल हो जाते हैं होठ, और यहां पर थोड़े चपटे से हो जाते हैं होठ, चपटे से। ना ज्यादा धूम्रपान करने से भी चपटे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं होठ। तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और शराब इत्यादि भी नहीं पीनी चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट होती है उससे। तो वृत्तमुखी, वृत्त, तो वृत्त मैं लिख देता हूं, क्या पता आपको ना पता हो वृत्त क्या होता है। एक से एक सुंदर सुंदर बच्चे मेरे पास हैं। तो वृत्त किसको कहते हैं? वृत्त कहा जाता है सर्किल को, ठीक है, सर्किल को। और ये होता है ऐसे गोला। तो वृत्ताकार। तो सीधे सीधे हम इसमें एक बात लिख देंगे बड़े प्यार से कि वृत्तमुखी का मतलब क्या है? वृत्तमुखी का मतलब ये है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जो होठ हैं, होठ, होठ हैं, होष्ठ, होठों को ही ओष्ठ कहा जाता है। होठ वृत्ताकार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वृत्त के आकार के, वृत्त के आकार के हो जाते हैं, यानी कि गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको वृत्तमुखी या वृत्ताकार बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? मैं थोड़ा जल ले लूं, गला सूख जाता है। बोलते बोलते गला सूख जाता है प्यारे। बहुत शानदार। ठीक है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं, और ये कौन कौन से हैं? ये कौन कौन से हैं? तो आपको सीधे याद रखना है कि ये है आपका उ, ये है आपका उ, ये है आपका ओ, और ये है आपका औ। ये क्या है बाबू? आपका औ है। ठीक है, इसके बाद आज हम पूरा कर देंगे, क्योंकि अगले वाले को नहीं, और मेरे को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बिजली बहुत देर से नहीं है। फिर भी मैं समझाता हूं आपको, आप धैर्य से पढ़िए। जैसे ही आप किसी बंदर के पास जाते हैं, वो बंदर को भूख लगती है, मेरे चेहरे पर ध्यान दीजिएगा, मेरे मुख पर, मेरे होठों पर ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है, मेरे होठों पर ध्यान। ये डेफिनेशन ही लिखवाई जा रही है बाबू। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्ताकार गोल हो जाते हैं, ये डेफिनेशन ही तो है। तो मेरे चेहरे पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमने बोला, जैसे बंदर आया, तो बंदर को आप कहते हो ये कुछ खाएगा, छोटा बंदर हो तो बोलता है ऊ। क्या बोलता है? ऊ। वो तो ऊ बोलता है, पर हम बोलेंगे ऊ। अब आप देखो होठ ऊ। अब आप अपना बोलो ऊ, और हाथ लगा कर देखो। यद्यपि ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर जैसे ही आप बोलोगे ऊ, गोल बन गए ना। ऊ बोलो, छोटा ऊ बोलो या बड़ा ऊ बोलो, ऊ गोल। आपने बोला ऊ, होठ गोल, गोल आकार में आ जाते हैं। आप बोलते हो ओ, औ, गोल आकार हो जाते हैं। तो इसमें इन चारों में ये क्या हो जाते हैं? ये गोल आकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वृत्ताकार हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, इसलिए इनको वृत्तमुखी कहते हैं। और आपका यहां पर क्या आ जाएगा? आपके अवृत्तमुखी में अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, और वृत्त का मतलब ये। तो सीधे सीधे आप यहां पर लिखें कि वे स्वर, हाँ, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय होठ वृत्ताकार ना होकर, गोलाकार ना होकर, वृत्ताकार यानी कि गोलाकार न होकर, गोलाकार न होकर फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू? फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके फैल जाते हैं, ऐसे चपटे हो जाते हैं, चपटे से हो जाते हैं, ऐसे पूरे गोल नहीं होते। इसमें गोल हो जाते हैं, इसमें चपटे हो जाते हैं। तो उनको अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार
बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो बाकी आपके बचे हुए सब इसी में आ जाएंगे। इसमें कौन कौन सा है, जैसे आपका अ है, जैसे आपका आ है, जैसे आपका ई है, जैसे आपका ई है, ए है और अय है। ठीक है, ये 6 इसमें आपके आ जाएंगे। तो 6 और 4 10, री को मानते नहीं है तो उसका विभाजन देखने को नहीं मिलता। तो जैसे ही आप बोलेंगे आप बोल के देखिए, आप बोल के देखिए, आपने बोला तो जैसे ही आप बोलते हैं तो होठ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं पूरा ये। हाँ, उच्चारण भी तो इसे कहते हैं। क्या लिखा है, मेश्वर जिनका उच्चारण करते, ठीक तो लिखा है, कहां गलत है ये उच्चारण? अरे उच्चारण करते समय होठों की बनावट के आधार पर है ना बाबू, ये होठों की बात है। ये क्या है, ये होठ है ना, होठ है ये, होठ। ठीक है, ये होठ है बाबू, होठों की आकृति ऐसी हो जाती है, होठ। चलो, तो आप बोलेंगे आपने बोला आ, तो मुंह बड़ा खुलेगा बट चपटे हो जाएंगे, ऐसे गोलाकार नहीं रहेंगे। आप बोलेंगे ई ए और आई, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इनमें अवृत्ताकार रहते हैं और इनमें वृत्ताकार रहते हैं। ये बात समझ में आई? बताओ, ये बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? हाँ, चलो एक बार बताओ मुझे, इज एवरीथिंग क्लियर गाइस? देखो, समय लगता है चीजों को करने में, समय लगता है चीजों को पढ़ने में। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बात बताओ, कौन कौन मेरे को बैच में मिल रहा है उधर? कौन कौन मेरे को बैच में मिल रहा है? कल इस स्वर को पूरा करेंगे क्लास में आते ही। अब क्लास हिंदी की एप्लीकेशन पर रहेगी। बहुत शानदार, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जी जान लगा दूंगा जिससे आपको एक एक प्रश्न पेपर में मिल जाए। आज से यानी कि 12 तारीख से शुरू हुआ है और पेपर से पहले गागर में सागर मैराथन तक आपके लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूं और हर एक चीज आपको समझ में आएगी। बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान रखना है बाबू, बहुत अच्छे से आपने सब चीजें समझी। ये है दीवान जी बैच और ये थी लास्ट क्लास। पेन कहां गया? पेन गायब हो जाता है। ये थी लास्ट क्लास जो हमारी डन हो चुकी है। अब यहां से आगे यानी 15 तारीख में क्लासेस जो दिखेंगी वो एप्लीकेशन पर आपको दिखेंगी। ये आपको 799 का मिलेगा आज रात 12 बजे के बाद। आप इसको मात्र 639 रुपए में ले सकते हैं, जिसमें देखो एक्सपीरियंस टीचर आपने देख लिए सारे के सारे कि किस तरह से सब टीचर पढ़ाते हैं, कितनी गंभीरता से पढ़ाते हैं। और ये ऐसा नहीं हमने अच्छा पढ़ाया हो, हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं सीधे ही शुरू से। पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, तीसरी हो चुकी है, अब यहीं से कंटिन्यू होगी। और जिस एनर्जी के साथ पहली दूसरी तीसरी क्लास पढ़ाई गई है, सेम एनर्जी के साथ लास्ट क्लास पढ़ाई जाएगी और सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट 100% पूरा होगा और 100% चीजें आपके दिमाग में सेट बैठेंगी। बहुत बढ़िया। तो ये बैच आप ले सकते हैं। ले कैसे सकते हैं? तो एप्लीकेशन पर जाएं तो पेड क्लासेस से बाई नाउ पर आ जाएं। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो 799 आएगा, यहां पर अप्लाई कूपन करें। अप्लाई कूपन कैसे करना है? UPP20 ये कैपिटल में है, विदाउट स्पेस, इसको लिख लेना है। जैसे ही पे ऑनलाइन दबाओगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने यहां पर ये 799 घट करके 639 रह जाएंगे। आप पे ऑनलाइन करके और कल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब बच्चे मेरे साथ कल एप्लीकेशन पर जुड़ें और हम इस बार वर्दी को 100% सुनिश्चित करेंगे, ऐसा गुरुजनों की कृपा से विश्वास करके कह रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये टाइम टेबल है। सुबह 9 बजे हिंदी चलेगी आपकी, मैं ले रहा हूंगा। 10 बजे अभी राहुल शर्मा सर आएंगे, बहुत जानदार शानदार टीचर हैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। दीपक भाटी सर हैं 11 बजे, मैथ्स पढ़ा रहे होंगे आपको। उसके बाद 1 बजे पहले पॉलिटी अजीत सर द्वारा और बाद में हिस्ट्री, पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद सुशांत सर आपको पढ़ाएंगे। 3 बजे आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, 3 बजे पहले ज्योग्राफी चल रही है, आरुषि मैम करवा रही हैं। उसके बाद आपकी विनय सर द्वारा ये इकोनॉमिक्स चलेगी। उसके बाद शाम को 5 बजे पहले केशपाल सर द्वारा यूपीजी के करवाया जा रहा है, बाद में कंप्यूटर के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो शिवम सर द्वारा कराए जाएंगे। और शाम को 6 बजे जितने भी जीएस के और स्टैटिक जीके के पार्ट हैं वो सोनवीर सर द्वारा करवाए जा रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से। आशा करता हूं कि आप दीवान जी 2.0 को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी उम्मीद पर खरा उतरने के लिए बैच को परिपूर्ण मान रहे होंगे। इसी अच्छी बात के साथ शानदार कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। आपके हर एक कमेंट को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारे प्यार रहता है, आपके बहुत सारे रिव्यू रहते हैं। तो आप जरूर कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो खट्ट से दबा दो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस। मिलते हैं कल एप्लीकेशन पर।
बाय, टेक केयर।